दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रौनित के साथ। आइए चलते हैं आज की अनाउंसमेंट की ओर कि हमारी कहानी लॉकडाउन और अकाल मृत्यु पे पहला कमेंट मयंक शर्मा जी ने किया था। मयंक शर्मा जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। मेरा नाम सागर है और ये बात ज़्यादा पुरानी भी नहीं। ये बात तब की है जब मैं और मेरे दोस्त वीडियोस बनाने में और सोशल मीडिया पे फेमस होने में दिन रात लगे रहते थे। लेकिन हम सभी दोस्तों में सबसे ज़्यादा कृति नामक एक हमारी दोस्त बहुत ज़्यादा ही सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए दिन रात इसी चीज़ में लगी रहती थी। हालांकि उसी ने हमें इस चीज़ का चस्का लगवाया था और हमें उस वक्त ये नहीं पता था कि उसी के वजह से हमारा ये चस्का हमारे लिए बहुत बड़ी गलती भी साबित होगा। कृति पहले तो टिकटॉक पे वीडियोस बनाया करती थी और दिन रात कहीं भी किसी भी लोकेशन पे वीडियोस बनाने लगती थी। उसे ना सड़क का ध्यान रहता था, ना ही समंदर का और ना ही नदियों का। उसे जहाँ भी लोकेशन ठीक लगती वो वहाँ वीडियो बनाने लगती और धीरे धीरे उसी के साथ रहते रहते हमें भी ये चस्का लगने लगा। फिर उसे लगने लगा कि एक ही लोकेशन पे बार बार वीडियो बनाने से शायद व्यूज़ कम हो रहे हैं। लेकिन बाद में जब टिकटॉक बंद हो गया और वो रील्स पे शिफ्ट होने लगी तो उसने ये फाइनल कर लिया कि वो अब हर वीडियो अलग लोकेशन पे बनाया करेगी, जिसके लिए हमें काफ़ी घूमना फिरना भी पड़ता था और घूमने के तो हम वैसे भी शौकीन ठहरे। तो अब एक पंथ दो कार्य हो रहे थे। एक तो हमारा घूमना भी हो जाया करता था, साथ ही साथ कृति की वीडियोस भी बन जाया करते थे। हम लोगों ने इस चीज़ को एंजॉय करना शुरू कर दिया और जहाँ भी वो लोकेशन फाइनल करती वहीं हम लोग खड़े होकर वीडियो बनाने लगते। हम लोग किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि हमें कौन देख रहा है, वो लोकेशन ठीक है या नहीं, क्या वो लोकेशन पे किसी और को कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही, क्योंकि हमें सिर्फ इससे मतलब होता था कि लोकेशन बेस्ट हो और वीडियो सही से बन जाए। इस चक्कर में धीरे धीरे हम हमेशा खतरे उठाने लगे थे। जैसे कि जब बारिश के मौसम में तेज लहरें होती थीं तो वो समुद्र किनारे वीडियो बनाने चली जाती थी और हम भी पागलों की तरह उसके पीछे पीछे चल देते थे। चलती सड़क पे वो वीडियो बनाने लगती थी और हम भी उसके पीछे पीछे चल देते थे। ऐसे ही वो अलग अलग लोकेशंस पे लेके जाती और हम लोग भी चुपचाप उसके पीछे पीछे पागलों की तरह चल दिया करते थे। एक दिन बहुत दूर का एक ऐसा लोकेशन उसने फाइंड आउट किया जो लोकेशन बहुत ही अजीब जगह पे था और साथ ही वहाँ पे बहुत सारे पुराने खंडहर भी थे। किसी को नहीं पता था कि वो खंडहर कितने पुराने हैं और कब से उस जंगली जगह पे हैं। वहाँ अब खंडहरों पे पेड़ ने और वनस्पति ने भी अपना हक जमा लिया था और वो जगह मेन सड़क से कुछ अंदर को जाके थी। पता नहीं उसके दिमाग में ये क्यों आया कि उस लोकेशन पे हमें वीडियो शूट करना चाहिए, लेकिन उसी लोकेशन पे उसने 6 अलग अलग वीडियो शूट करने के प्लान्स बनाए। पता नहीं किसने उसे उस लोकेशन के बारे में बताया था। हमारे पूछने पे भी उसने हमें कुछ भी नहीं बताया। लेकिन हम लोग को तो अब इस चीज़ से मतलब था कि हाँ, उसने कहा है तो हमें जाना है, क्योंकि उसके वजह से हमारे वीडियोस पे काफ़ी व्यूज़ आ जाया करते थे और हम सभी दोस्त कभी कभी एक साथ ही वीडियोस बनाते थे या फिर एक के वीडियो शूट हो जाने के बाद दूसरे के वीडियो शूट किया करते थे। इसी तरीके से हम लोगों ने बोला कि चलो दिन में चल के वहाँ पर वीडियोस बनाएंगे, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही था। उसने बोला हम लोग शाम के समय जाएंगे और एक्स्ट्रा लाइटिंग का भी जुगाड़ करके जाएंगे। शाम में जब शूट करते करते अंधेरा हो जाए तो कुछ वीडियोस सनसेट के पहले की होंगी और कुछ वीडियो सनसेट के बाद की, जिससे कि लोकेशन भी अलग दिखेगा। हम लोगों को ये आइडिया पसंद आ गया। हमें लगा कि हाँ, एक ही लोकेशन पे अलग अलग टाइप से वीडियोस भी बन जाएंगे, क्योंकि वो लोकेशन काफ़ी दूर था। तो हमें भी लग रहा था कि एक बार ही जाकर सारा काम निपटा आए।
ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि दिन में भी जाना पड़े और शाम को भी। इसीलिए हम लोगों ने भी हामी भर दी। उसके बाद जैसा कि हमारे बीच तय हुआ था, हम लोगों ने शाम को जाने की तैयारियां की और हम सभी तैयार हो गए। हालांकि हम में से एक ऐसा दोस्त था जिसे बहुत अजीब फील हो रहा था, जो उस लोकेशन पे शाम को जाने से मना कर रहा था। उसका कहना ये था कि अगर जाना ही है तो दिन में चलते हैं और दिन में ही सारे शूट्स कर लेते हैं। लेकिन हम सभी कृति के पक्ष में थे। हम लोगों ने कहा एक ही लोकेशन पे अगर अलग अलग ज़्यादा सारे वीडियो शूट हो सकते हैं तो एक ही बैकग्राउंड के साथ और दिन में सेम लाइटिंग के साथ क्यों करना ऐसा। ज़्यादा शूट्स होंगे तो ज़्यादा वीडियोस बनेंगे, हमें कंटिन्यू वीडियोस डालने में आसानी होगी। कुछ दिन अगर शूटिंग नहीं भी की तो तकलीफ नहीं आएगी। हमारे बहुत समझाने पे हमारा वो दोस्त भी मान गया। फिर हम सभी लोगों ने अच्छे से तैयारी की और अब तो प्लान में ये भी शामिल हो चुका था कि खाने पीने के सामान के साथ चलते हैं। लगा तो थोड़े देर और रुकेंगे, थोड़ी रात होने के बाद वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अगर कैंपिंग का मौका मिल ही रहा है, साथ ही साथ वीडियोस भी शूट करना है, तो क्यों नहीं। इसी बहाने छोटी मोटी पिकनिक जैसी भी हो जाएगी। सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। उसके बाद हम सभी लोगों ने खाने पीने की व्यवस्था की और उसके बाद हम सब उस लोकेशन के लिए चल पड़े। जैसे जैसे हम उस तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हमारा वो दोस्त बेचैन हुआ जा रहा था। पता नहीं क्यों, हमें लग रहा था शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हमने उससे कई बार पूछा भी, तबीयत वगैरह तो ठीक है तेरी? उसने हर बार कहा, हाँ तबीयत ठीक है भाई, बस मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। हम लोग उसे बार बार समझा रहे थे कि तू बेकार ही बेचैन हो रहा है, कुछ नहीं होगा, और अगर तेरी तबीयत खराब हो रही है तो दवाई ले ले। हम लोगों ने दवाइयों की भी पूरी तैयारी रखी थी, क्योंकि हम लोग जब भी कहीं दूर जाते थे तो दवाइयाँ, चोट की दवाइयाँ और बैंडेज वगैरह सब लेके घूमते थे कि अगर कभी किसी को कुछ चोट वगैरह लग जाए, खरोच लग जाए, तो वहीं पे ऑन द स्पॉट फर्स्ट एड तो दिया जा सके। इसी तरीके से हम लोगों ने उसे समझाते समझाते फाइनली उस लोकेशन तक घसीट ही लाए अपने साथ। जब वहाँ वो उतरने लगा तो वो और भी डरने लगा, लेकिन अभी सनसेट नहीं हुआ था, इसीलिए हमें लगा कि धीरे धीरे ये भी संभल जाएगा। और जैसा कि प्लान हुआ था, हम लोगों ने सब कुछ सेटअप किया और रिकॉर्डिंग्स चालू हो गए। बारी बारी सबके रिकॉर्डिंग्स हुए, सबने अपने अपने हिसाब से अपने वीडियोस शूट किए, और जब सबके वीडियोस कंप्लीट हो गए तो फिर हम लोग इंतज़ार करने लगे कि सनसेट हो, फिर लाइटिंग वगैरह लगा के इसी लोकेशन को थोड़े और अलग तरीके से दिखाया जाएगा। और वो दोस्त कंटिन्यू बोले जा रहा था कि चल लो भाई, कभी और आके कर लेंगे शूट शाम का। अंधेरा होने के बाद मुझे यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। उसने ये भी बताया कि इन खंडहरों के बारे में उसने बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी हैं। तो हम लोगों ने पूछा कि अगर तूने इतनी सारी बातें सुन रखी थी तो पहले क्यों नहीं बताया। हमें ये लग रहा था कि वो यहाँ से जाने के लिए हमें झूठी झूठी कहानियाँ सुनाने वाला है। हम लोगों ने बोला, अपनी कहानियाँ अपने पास रख, हमें पता है तू डर रहा है, इसीलिए इतने बहाने मार रहा है। तूने कोई कहानी नहीं सुन रखी होगी, क्योंकि अगर तुझे कुछ पता रहता यहाँ के बारे में तो तू शायद हमें कब का बता चुका होता। हम लोगों ने उसके बात को इग्नोर करके शायद सबसे बड़ी गलती की थी, क्योंकि हो सकता है कि उसे जो जानकारियाँ थीं वो बहुत ज़रूरी थीं, लेकिन उस वक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वीडियोस बनाना था और कृति की बातों को मानना था, क्योंकि वो जिस तरीके से बोलती थी हम लोग उसी तरीके से किया करते थे, और उसका जो फैसला था वो हमारे लिए पत्थर की लकीर था। हम लोगों ने वही किया। इंतज़ार करते करते और थोड़े बहुत खाते पीते सनसेट भी हो ही गया। उसके बाद वो लोकेशन कुछ अलग ही लगने लगा। अचानक से वहाँ पे अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। हमें लगा चलो अच्छी बात है, किसी किसी वीडियो में इन साउंड्स को साउंड इफ़ेक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर लेंगे, नेचुरल आवाज़ की तरह। हम लोग और भी खुश हो गए, लेकिन हमारा दोस्त और भी डर गया था। फाइनली
हम लोगों ने वीडियो शूट करना शुरू किया और थोड़ी देर बाद जब काफ़ी वीडियो शूट हो गए तो हम लोगों ने अपने वीडियोस को जब देखना शुरू किया तो हमें उस वीडियोस में कुछ अजीब अजीब सी परछाइयाँ हमारे पीछे नज़र आ रही थीं, उन खंडहरों की तरफ। उन परछाइयों को देख के हमें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइट के इफ़ेक्ट के वजह से ऐसी परछाइयाँ नज़र आ रही हैं। पहले हम लोगों ने सोचा इस वजह से कहीं वीडियो ख़राब ना हो जाए, लेकिन फिर कृति ने बोला इसी वीडियो के वजह से देख लेना हम लोग फेमस हो जाएंगे। हम लोगों ने पूछा ऐसा कैसे? उसने कहा इन्हीं वीडियोस को भूत की वीडियोस बोलकर हम लोग मार्केट में चला सकते हैं। लोग वैसे भी ऐसी चीज़ों को देखने के लिए कुछ भी करते हैं। अगर इन वीडियोस को सच्चा साबित कर दिया जाए या इस तरीके से परोसा जाए तो लोग ये सोचकर कि इन सारे वीडियोस में सच में आत्माएं दिख रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा इन वीडियोस पे व्यूज़ देंगे। ये सारी बातें सुनकर हमारा दोस्त बोलने लगा कि पागल हो क्या, रात में इतने सुनसान जगह पे खड़े होकर भूत और आत्माओं की बातें कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं उन लोगों की नाम की वजह से वो लोग अट्रैक्ट होते हैं और ख़ास करके शाम ढलने के बाद उनका नाम नहीं लेना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर हम लोग उस पे हंस पड़े, लेकिन उस पे हंसने वाले हम लोग इतने नासमझ थे, ये तो हमें बाद में पता चलने वाला था। हम लोगों ने थोड़े और वीडियो शूट किए। सारे वीडियोस में कोई ना कोई अजीब सी चीज़, कोई ना कोई अजीब सी परछाई आ रही थी। हमें लगा एक या दो वीडियोस में कुछ अजीब आ सकता था। जो हर वीडियोस में आ रहा है वो ज़रूर लाइट के इफ़ेक्ट की वजह से हो रहा है। इस चीज़ को हम लोगों ने बहुत ही नॉर्मली लिया और इस चीज़ से खुश भी होने लगे कि इन्हीं वीडियोस के वजह से हमारे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। हम बहुत खुश थे। फिर हम लोगों ने वहीं पे खाने पीने का प्रोग्राम सेट कर लिया और बीच में आग जला ली। मेरा दोस्त कंटिन्यू ये बोल रहा था कि अब चलो यहाँ से, इतना कुछ तो वीडियो में तुम लोगों ने देख चुका है, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें खौफ नहीं आता, डर नहीं लगता, बेचैनी महसूस नहीं होती? हम लोगों ने कहा ये वीडियोस में लाइट का इफ़ेक्ट है, बेवकूफ़ों वाली बात मत कर। लेकिन वो हमें कंटिन्यू समझाते रहा और हम लोग भी उसे कंटिन्यू इग्नोर करते रहे। फिर हम लोगों ने खाना पीना शुरू कर दिया, लेकिन वो खाने पीने के लिए तैयार ना था। उसने बोला तुम लोगों को अगर यहाँ मरना है तो मरो, मैं जा रहा हूँ बाहर। बहुत कोशिश कर ली मैंने तुम लोगों को समझाने की और वो सच में बाहर की तरफ चल दिया। मैं भी उसको मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब मैं उसके साथ कार तक पहुंचा तभी हमें चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। हम लोग दौड़ते हुए जंगल के अंदर आने लगे क्योंकि हमें लगा कि ये आवाज़ें हमारे दोस्तों की ही हैं। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो बहुत अजीब सा मंजर देखने को मिला। हमारे दोस्त कृति को किसी अजीब और लंबे चौड़े से आकृति ने पकड़ रखा था और वो उसे अपने नाखूनों से नोचे जा रहा था और वो दर्द में चीखे जा रही थी। उसके खून के छींटे अगल बगल के पेड़ों और पत्तों पे पड़ रहे थे और उधर से ही हमारा एक दोस्त भागते हुए हमारे तरफ आ रहा था और जो दूसरा दोस्त था वो वहीं पत्थर की तरह बुत बने खड़ा होकर देख रहा था। शायद डर के मारे उसके पैर ही नहीं हिल पा रहे थे और हमें पता था कि अगर वो नहीं हिला तो कृति के बाद अगला नंबर उसी का है। लेकिन जो दोस्त हमारे तरफ भागते हुए आ रहा था, हम लोगों ने पेड़ की आड़ में से हाथ निकालकर तुरंत उसे अपने तरफ खींच लिया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वो डर के मारे चीखे चिल्लाए नहीं। फिर हम लोगों ने उसके कान में पूछा क्या हो गया था यहाँ, ये कौन सा चीज़ है या कौन सा जीव है जो कृति पे हमला कर रहा है? उसने कहा कृति मजाक करने के मूड में थी। वो उस ओर अंधेरे की ओर जाकर मजाक कर रही थी, पत्थर फेंक रही थी और भी कुछ कुछ चीज़ें कह रही थी। तो हम लोगों ने कहा उसने ऐसा किया क्यों? तो उसने कहा वो उधर से कोई आवाज़ आ रही थी इसलिए। हम लोगों ने कहा अब खैर उसने जो कर दिया सो कर दिया, उसे बचाने का कुछ जुगाड़ करना होगा। हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग तीनों मिलके उस ओर पत्थर फेंकेंगे जहां वो कृति पे हमला कर रहा है तो शायद वो डर के मारे भाग जाए। लेकिन ये भी हमारी गलती ही साबित होने वाली थी। हम लोगों ने जैसे ही उसके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू किया
तो उसे तो उस पत्थर से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ, उसका ध्यान हमारे तरफ जरूर हमने आकर्षित कर लिया था। जब वो हमारे तरफ देखने लगा तो हम लोग समझ गए कि अब हमारा आज शायद आखिरी दिन है। कल का सुबह का सूरज हमें नसीब नहीं होने वाला। लेकिन हमसे पहले वो हमारे उस दोस्त की तरफ बढ़ चला जो वहीं बुत बने खड़ा था, और वो अब उस पे हमला करने लगा था। हमें ये नहीं पता था कि कृति में अब भी जान बाकी है या नहीं, लेकिन हम लोगों ने सोचा इससे लड़ना हमारे बस का नहीं। क्यों ना हम लोग सड़क पे जाके किसी को चीखें चिल्लाएं या किसी को फ़ोन लगाने की कोशिश करें। लेकिन जब हम लोगों ने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो जंगल में नेटवर्क कहाँ आने वाला था, और ये चीज़ देख के हम और भी परेशान हो गए। हमने अपने उस दोस्त को सड़क की तरफ भेजा जो कि हमें शुरू से समझा रहा था। वो भी सड़क की तरफ भागते हुए गया। उसने सड़क पे काफ़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन वहाँ से कोई नहीं गुजरा। आखिरकार उसने हमारे पास आके कहा, सड़क पे कोई भी नहीं दिख रहा, ना ही कोई आ रहा है जा रहा है। जब तक हम लोग सड़क पे किसी का इंतज़ार करेंगे तब तक तो ये दोनों मारे जाएंगे। क्यों ना हम लोग एक बार फिर से कोशिश करते हैं उन लोगों को बचाने की। लेकिन अब मुझे भी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उन लोगों पर पत्थर और आग का भी असर नहीं हो रहा था। मेरे एक दोस्त ने उनके ऊपर जो हमने आग जला रखी थी वो भी फेंक कर देख लिया था। उस पे ना आग, ना पत्थर और ना ही किसी और चीज़ का असर हो रहा था। फिर मेरे उस दोस्त ने, जो कि इतने देर से बहुत ज़्यादा हमें समझाने की कोशिश कर रहा था, उसने कहा, वो देख सामने एक लकड़ी की टहनी है जो बहुत तेज़ धार है। मैं उसे ले जाकर उस दानव के बॉडी में भोंक दूंगा। उसके बाद जो समय मिलेगा उसमें तुम दोनों में से जो भी जिंदा होगा उसे लेकर यहाँ से भाग जाना। हम लोगों को पता था कि वो अपनी जान देने की बात कर रहा है। हम लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, जब मैं समझा रहा था तब तो तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब मेरा फर्ज बनता है कि तुम लोगों की जान बचा लूं। जिसने हमें शुरू से रोकने की कोशिश की, हमने उसकी बात नहीं सुनी। अब वो हमारी जान बचाने के लिए, हम जैसे बेवकूफ़ दोस्तों की जान बचाने के लिए अपने जान को दांव पे लगाने के लिए तैयार था। क्या यही सच्ची दोस्ती होती है? पता नहीं, लेकिन ये हमारा सच्चा दोस्त है, ये तो हमें समझ में आ चुका था। हमारे बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं माना, और उसने वो नोकदार डंडी लेकर उस राक्षस के या उस आत्मा के या उस प्रेत के शरीर में भोंक दिया। हालांकि उससे उस आत्मा को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उससे उसका ध्यान जरूर भटक गया। तब तक हम लोगों ने अपने दोनों दोस्तों को जल्दी से चेक किया। जब तक उन दोनों को चेक किया तब तक कृति की तो जान निकल चुकी थी, लेकिन हमारे दूसरे दोस्त में थोड़ी जान अब भी बाकी थी। हम लोगों ने उसे उठाया और तुरंत कार की तरफ भागे। अब सिर्फ हम तीन ही थे, मैं, मेरा वो दोस्त और वो घायल दोस्त। और जिसने हमें इतने देर से समझाने की कोशिश की थी वो तो अब मौत के मुंह में जा चुका था, क्योंकि वो आत्मा या राक्षस पूरी तरीके से उस पर टूट पड़ा था। हमें पता था हमारे बस में नहीं उसे बचाने का। हम लोग भी कायर की तरह वहां से भाग खड़े हुए और उसके बाद अपने दोस्त को लेके सीधे हॉस्पिटल गए। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को सारी बातें जाकर बताई। पुलिस भी हमारे साथ उस स्पॉट पे गई। उस स्पॉट पे उन दोनों की बॉडी देखकर साफ पता चल रहा था कि किसी जानवर ने या किसी जानवर जैसे जीव ने उन लोगों पे बहुत खूंखार तरीके से हमला किया है। लेकिन पुलिस के बहुत इंक्वायरी के बाद भी पुलिस कुछ पता ना लगा पाई। पुलिस ने हम पे ही इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम लोगों को ऐसे जगह पे जाने की क्या ज़रूरत थी, और हमें ये बात सच भी लगी, क्योंकि गलती तो हमारी ही थी। हमारे दोस्त के समझाने के बावजूद हम लोग खुद ब खुद मौत के मुंह में चल कर गए थे। आखिरकार हमारे दोस्त के बलिदान के बाद एक दोस्त तो जिंदा बच ही गया था और हम दोनों की भी जान बच गई थी। लेकिन कृति के बेवकूफ़ी में पीछे पीछे चलने की वजह से सबसे पहले मौत भी उसी की हुई। बेचारा वो दोस्त तो बेकार में ही मारा गया, हम जैसे बेवकूफ़ों के वजह से। खैर, इस कहानी में बस इतना ही। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी में गलती किसकी थी और सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन था। आपका कमेंट सेक्शन में बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिए। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही अनोखी कहानियों के साथ।
तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।